हेलो स्टूडेंट्स, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस खूबसूरत सी सीरीज में जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं सीयूटी फिजिक्स के बारे में। ठीक है ना। तो इसी के सीक्वेंस में आज हम लोग जो है अपनी जो विशेष चर्चा होगी वो किसके बारे में है भैया। तो अपन लोग का यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा विजिबिलिटी ऊपर नहीं है यार, रुको जरा, कोई बात नहीं है। क्या है अपने पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो जिसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फोर्स। आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक क्या होगा? वो अपना टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसमें हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे भैया? तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की चर्चा करेंगे। आज पूरी की चर्चा किस पे होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर। ठीक है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत आकर्षण बल। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग इसे? स्थिर विद्युत बल। ठीक है, चलो खैर छोड़ो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत बल या स्थिर वैद्युत बल। तो पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि अपने पास जो चार्ज है ना वो दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, आप लोग ये 10वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो कि अगर कोई दो लाइक चार्जेस हैं, यानी दोनों चार्जेस सेम सेम है, ठीक है ना, दोनों चार्जेस कैसे हैं? सेम सेम है, तो वह एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं? लाइक चार्जेस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं। लेकिन अगर दो अनलाइक चार्ज हैं, असमान हैं, ठीक है ना, तो क्या करते हैं? वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहां पर क्या था कि ये भैया एक दूसरे को जो है रिपेल कर रहे थे, दूर दूर धक्का दे रहे थे, दूर भगा रहे थे। यहां पर क्या है? दोनों एक दूसरे को पास बुला रहे, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये जो रिपल्सिव फोर्स, यहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है? रिपल्सिव फोर्स, प्रतिकर्षित बल। यहां पे क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो रिपल्सिव या फिर अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, इसी को हम लोग, फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? यानी यहां पर जो फोर्स लगा, इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक दिमाग में एक सवाल आता है। सवाल क्या आता है कि ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। अब हम चलो मान लेते हैं कि एक पल के लिए ये भी किसमें है? रेस्ट में है, और ये भी किसमें है? तो हमने मान लिया ये भी किसमें है? रेस्ट में है। ठीक है, अब एक प्लस है, एक माइनस है, तो ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है ये इस वाले को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींचेगा। अब सवाल ये आता है कि अगर ये अपनी ओर खींचेगा तो भाई जैसे जैसे ये दोनों एक दूसरे के पास आते जाएंगे, एक दूसरे के पास आते जाएंगे, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा, जो इनके बीच में फोर्स वर्क कर रहा है, जो फोर्स लग रहा है, वो फोर्स भी क्या करेगा? धीरे 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 इंक्रीज होगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे, चलो मैं चर्चा कर लेता हूँ थोड़ा सा कूलम्ब्स में, तो फिर ये बात थोड़ी अच्छे से समझ में आएगी। अभी आ जाओ थोड़ा सा इसके बारे में, जो कूलम्ब्स लॉ है उसको देखते हैं। ठीक है ना, क्या कहता है कूलम्ब्स लॉ? कि भाई अगर ये दो चार्जेस हैं, एक पॉइंट चार्ज यहां पर है Q1 और एक पॉइंट चार्ज यहां पर है Q2, और इनके बीच का जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, वो कितनी है? R है। इनके बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो कितनी है? R है। तो अगर इमेजिन कर लेते हैं भैया ये वाला चार्ज एक प्लस है और एक चार्ज क्या है? माइनस है। तो अगर एक प्लस एक माइनस है, तो ये क्या करेगा? ये वाला चार्ज इसको अपनी ओर खींचेगा, यानी इधर की तरफ फोर्स लगाएगा।
और ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना, ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो इस वाले चार्ज पर किधर की तरफ फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में। अच्छा इसको थोड़ा सा पास कर लेते हैं। चलो ये भाई साहब इधर की तरफ जाना चाहेंगे, इसको खींचेगा, तो इस पे फोर्स क्या लग रहा है, F12। क्या मान लिया फोर्स, F12, यानी पहले चार्ज पर दूसरे चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स। ठीक ऐसे ही ये वाला चार्ज इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो जब ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो इस पे फोर्स क्या लगेगा, F21, यानी दूसरे चार्ज पर, ठीक है ना, पहले वाले चार्ज के कारण फोर्स। यानी कि F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। समझ रहे बात को, यानी कि पहले वाले चार्ज पर फोर्स लग रहा है दूसरे वाले चार्ज की वजह से। सिमिलरली जो F21 है वो क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज Q2, दूसरे वाले चार्ज पर बल लग रहा है, किसके कारण, तो ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, और ये फोर्स, अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि ये जो फोर्स वर्क कर रहा है इस फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड होगा। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। तो कूलम्ब से आपने बताया कि जो ये चार्ज है वो क्या होगा, जो फोर्स लगेगा इन चार्जों के बीच, तो इन चार्जों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। क्या होगा कि इन चार्जों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। चलिए देखते हैं ना कि थोड़ा सा बाहर साउंड ज्यादा हो रहा था। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि जो दोनों चार्जों के बीच लगने वाला फोर्स है वो उन दोनों के चार्जर, जो चार्ज होते हैं ना, उनके प्रोडक्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो क्या मिलेगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो जब हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है, यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, और ये कांस्टेंट कितना होता है, अगर मैं इस कांस्टेंट वैल्यू की बात करूं तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए होता है, फॉर फ्री स्पेस या एयर के लिए। समझ रहे बात को, तो जहां पर ये कांस्टेंट था, इस कांस्टेंट को हमने क्या नाम दिया है, K नाम दिया है, और ये कांस्टेंट जहां पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसे हम लोग बोलते हैं विद्युतशीलता, परमिटिविटी। ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। निर्वात की विद्युतशीलता, इसे क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। अच्छा, अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं, अच्छा ये जो पूरी वैल्यू होती है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये पूरी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9। कितना होता है, 9 × 10 की पावर 9। अच्छा, अगर हमें इसका यूनिट निकालना है तो K को एक साइड में करो, R स्क्वायर इधर में भेजो, तो क्या हो जाएगा, F × R स्क्वायर। F क्या है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, न्यूटन, फोर्स की डायमेंशन न्यूटन। R इधर जाएगा तो R का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर प्रति। या पर चार्ज का, इसका भी कूलम्ब इसका भी कूलम्ब, तो क्या मिलेगा, कूलम्ब स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, सॉरी इसका यूनिट क्या होगा, जो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट कितना है, 9 × 10 की पावर 9, यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अच्छा, इसका जो मान होता है जब आप इसको सॉल्व करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं ना तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है 8.85 × 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या वैल्यू आती है भैया, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं
कि अब जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो कूलाम के लिए चार्ज की डायमेंशन क्या होती है 80, तो कूलाम का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइड में न्यूटन यानी फोर्स mlt-2, फोर्स की डायमेंशन mlt-2, और यहां भी ये मीटर स्क्वायर है, क्या है मीटर स्क्वायर है, तो मीटर के लिए क्या आएगा l स्क्वायर। तो देखो जरा क्या मिलेगा, ये m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1, ये l है ये l स्क्वायर है तो l पावर 3 ऊपर जाएगा l पावर -3, t पावर -2 है ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो क्या मिलेगा t पावर 4 और a स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन क्या मिलेगी m-1 l पावर -3 t पावर 4 a स्क्वायर, इसकी डायमेंशन क्या होगी अपने पास, तो इसकी डायमेंशन होगी बच्चा लोग हाँ m-1 l-3 t पावर 4 a स्क्वायर, इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, तो हमें एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन, तो ये बातें कुछ है जो आपको दिमाग में रखनी होंगी। क्या क्या भाई, जो कूलम्ब्स लॉ है पहली बात। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स के हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर अपन आएंगे क्वेश्चंस को लेकर के। ठीक है, तो इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब यहां से हमने क्या देखा कि अगर कोई भी दो चार्जेस हैं तो वो हमेशा क्या होंगे, या तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं या फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। रिपेल कब करेंगे, जब दोनों लाइक चार्जेस होंगे एक जैसे। अट्रैक्ट कब करेंगे, जब दोनों होंगे क्या होंगे अनलाइक चार्जेस होंगे, यानी एक प्लस और एक माइनस होगा, तो ये क्या करेगा एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो यहां पे देखो जरा कुछ बातें, तो यहां से हमें फोर्स क्या निकल के आया भैया, तो फोर्स निकल के आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी बात हो रही है, फोर्स किसी एयर की बात हो रही है या निर्वात में या फ्री स्पेस में। तो ये कितना होता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अच्छा जी, अगर हम इसको किसी मीडियम में रख दें, तो अगर मैं फोर्स को किसी मीडियम में रख दूं तो ये मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, जहां पे क्या है उस मीडियम की परमिटिविटी। ये क्या मिलेगा Q1 Q2 डिवाइडेड में r स्क्वायर। समझ गए बात को, तो ये फोर्स होगा मीडियम के लिए। अब एक बात यहां पे ध्यान देने वाली है, सबसे पहली बात कि हमने क्या देखा था कि भाई अगर ये दो चार्ज हैं, ये मान लेते हैं एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है यहां पर ये Q2, तो इनके बीच की अगर डिस्टेंस r है तो हमें पता है कि ये दोनों, अगर एक चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा तो दूसरा इस डायरेक्शन में, अगर रिपेल करेगा तो भाई ये इसको इधर धकेल देगा, ये इसको इधर धकेल देगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन। तो यानी ये वाला चार्ज Q1 इस पे जितना फोर्स लगाएगा, यानी इस पे कितना फोर्स लग रहा है F21 और इस पे फोर्स लग रहा है F12, तो दोनों चार्ज एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। दोनों चार्ज क्या होंगे हमेशा एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो एक बात बताओ, यही तो न्यूटन का थर्ड लॉ है भाई, ये वाला चार्ज इस पे जितना फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, मान लो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो ये वाला चार्ज उतना ही फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लगाएगा। भाई अगर ये वाला चार्ज इसको अपनी ओर खींच रहा है, इस डायरेक्शन में खींच रहा है, तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, भाई ये वाला चार्ज इसको इधर खींच रहा है तो ये वाला चार्ज इसको इधर खींचेगा, यानी ये फोर्स लगा इधर तो ये लगा इधर। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा भाई, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो जितना चार्ज Q1 है Q2 मल्टीपल प्रोडक्ट तो वही आएगा, डिस्टेंस सेम है, तो जितना चार्ज ये वाला इस पे लगा रहा है फोर्स, उतना ही फोर्स ये वाला चार्ज इस पे लगाएगा, तो ये इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। इसका मतलब जो कूलम्ब का नियम है, जो कूलम्ब्स लॉ है, वो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। न्यूटन का कौन सा लॉ फॉलो करता है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करता है, एक्शन रिएक्शन। ठीक है ना, इक्वल एक्शन हैज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है ना, तो जितने भी एक्शंस होते हैं उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन मिलता है। तो दूसरी बात ये ध्यान रखना कि ये भैया सेंट्रल फोर्स है। कैसा फोर्स है ये, सेंट्रल फोर्स है, यानी हमेशा दोनों चार्ज के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होगी ना, उस लाइन के अकॉर्डिंग लगेगा, उस लाइन के अकॉर्डिंग लगेगा, लाइन के अलोंग लगेगा, जो सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी। तो ये कैसा है, सेंट्रल फोर्स है। एक बात और ध्यान में रखना कि ये कंजर्वेटिव टाइप फोर्स है। कैसा है, कंजर्वेटिव टाइप फोर्स। अब ये कंजर्वेटिव क्या होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संरक्षी बल कहते हैं। हिंदी वाले समझ लेंगे क्या कहते हैं इसे, संरक्षी बल करते हैं।
11th क्लास में आप पढ़ते हैं फोर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव संरक्षी बल और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव असंरक्षी बल। तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है कि भैया ऐसा फोर्स जिसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा, पाथ पे डिपेंड नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा फोर्स है जिसके द्वारा किया गया जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, किसी भी पाथ से करो वो कैसा हो, पाथ इंडिपेंडेंट हो, सेम आए, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो जो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये सारे कैसे हैं, कंजर्वेटिव टाइप फोर्सेस में आते हैं। इनके द्वारा वर्क डन हमेशा क्या होता है, सेम होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे। अच्छा, यहीं पर एक बात और समझ लेते हैं थोड़ा सा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर मान लो यहां पर कई सारे चार्जेस हैं, जैसे एक चार्ज यहां पे रखा हुआ है Q, एक चार्ज यहां पे क्या रखा है Q, एक चार्ज यहां पे रखा है मान लेते हैं Q1, इनके बीच की डिस्टेंस है कुछ R1, एक चार्ज यहां पर कुछ रखा है Q2 जिसकी वजह से डिस्टेंस कितनी है R2, एक चार्ज यहां पे रखा है Q3 जिसकी डिस्टेंस कितनी है R3, यहां पे कोई चार्ज रखा है Q4 जिसकी डिस्टेंस कितनी है R4। ऐसे कई सारे चार्जेस रखे हुए। तो भाई इस वाले चार्ज की वजह से इस पे फोर्स कुछ लग रहा होगा, मान लेते हैं कितना फोर्स है F1, इसकी वजह से कुछ फोर्स लग रहा है F2, इसकी वजह से कुछ फोर्स लग रहा है F3, इसकी वजह से कुछ फोर्स लग रहा है F4। तो इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा, नेट फोर्स, वो हमेशा क्या होगा, तो इन सभी जो अलग अलग फोर्स लग रहे हैं इन सभी फोर्सों के वेक्टर सम के बराबर होगा। जितने भी फोर्स लग रहे होंगे उन सभी के वेक्टर सम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, तो उन सभी के वेक्टर सम के बराबर होगा। ये बात ध्यान रखना, क्लियर। तो ये बात यहां पे है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ना है कि अगर अलग अलग चार्जों की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उन सबके वेक्टर सम के बराबर होती है। तो अभी के लिए सिर्फ अब ये दो इतनी बातें ध्यान में रखेंगे, फिर हम लोग अब आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतनी बातें क्लियर होगी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। अभी CUT 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं, शायद 2020 का है या 23 का है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं, ठीक है। और क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको गिवन है, कह रहा है द फोर्स, देख ले यहां पे क्लियर दिख रहा है, 22 का क्वेश्चन है भैया। बोल रहा है जो आपके पास फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस एक्सप्रेस्ड, जो फोर्स है, क्वेश्चन फर्स्ट है, ये ध्यान रखना, फोर्स को इस प्रकार एक्सप्रेस किया गया है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², ठीक है। तो आप लोग इसका, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है ना। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को दिख जाएगा, शायद ना दिखे यार लाइटिंग की वजह से, कोई बात नहीं दिख रहा, छोड़ो। आप लोग सुनो स्टेटमेंट सुनो। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला कह रहा है ये इक्वेशन है किसके लिए, अप्लाइज टू पॉइंट चार्जेस, कि ये 2 पॉइंट चार्ज के बीच जो इक्वेशन है ये किसको सेटिस्फाई कर रही है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है ये इसके लिए है। दूसरी बात ये बोल रहा है कि भैया जहां पर K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, K के बारे में क्या पूछ रहा है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तीसरा बोल रहा है कि R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, R को क्या कह रहा है कि भैया रेडियस ऑफ स्फीयर है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन दे रहा है द इक्वेशन कैन ओनली बी अप्लाइड टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कह रहा है कि केवल ये इक्वेशन वहां अप्लाइड है जहां पे क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कौन सा ऑप्शन सही, तो हमने अभी अभी पढ़ा यार कि भाई ये जो फोर्स है ना वो इन दोनों चार्जों के बीच में कौन सा फोर्स है, तो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को दिखाता है। और जो K है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं है, K यहां पर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मिलता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्लास 11th में, ठीक है ना। क्लास 11th में जो आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ते हैं वहां पे मिलता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहां पर जो ये K है वो क्या है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है ना। और यूनिट क्या होती है इसकी, तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। समझे बात। तो ये आपका CUT 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है अपने को, ठीक है। तो आगे हम और देखते हैं जैसा जैसा आएगा। हाँ तो चलो अब लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है ना। इसको मैं रफ करता हूं, कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं।
ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना। कह रहा है क्वेश्चन भाई कि टू चार्ज स्फीयर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस r। ठीक है, देखो कह रहा है क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक चार्ज स्फीयर ये है और एक चार्ज स्फीयर ये है, दोनों r डिस्टेंस पे हैं और इनिशियली ये कंडीशन दी हुई है, दोनों r डिस्टेंस पे बैठे हैं और इनके बीच में फोर्स लग रहा है, F फोर्स लग रहा है। अब कह रहा है इफ दे इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, कह रहा है कि भैया अब ये एयर में है, कहां पे बैठे हैं अभी, एयर में है। अब इन्हें हमने किसी लिक्विड में डाल दिया, ये कहां पर है, सेम डिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है r, तो इनके बीच में ये तो एयर में लग रहा फोर्स, एयर में कितना फोर्स है, F, तो हमने इन्हें किसी लिक्विड में डाल दिया। तो ये पूछ रहा है कि भाई लिक्विड में कितना फोर्स लगेगा अगर इसकी परमिटिविटी जो है वो कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी जो K की वैल्यू है वो है 5, तो इनके बीच में फोर्स पूछ रहा है कितना होगा। ऑप्शन ए आपके पास है F/5, ऑप्शन बी है 3F, ऑप्शन सी है 5F और ऑप्शन डी है F/2। तो 1 मिनट के लिए आप लोग फटाक से इसको पास करेंगे और कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो पास करो 1 2 3, ठीक है। चलो देखो फिर कितना आंसर आ रहा है, आप लोग फटाफट ऑप्शन को मार्क जरूर करेंगे, करने की कोशिश जरूर करेंगे आप लोग क्वेश्चंस को, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है अपने पास कि भाई ये दो चार्ज स्फीयर है जिनमें चार्ज कितना मुझे नहीं पता है, हमने एजम्पशन ले लिया कि भैया इस पे चार्ज कितना है, मान लो चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है, इस पे चार्ज कितना है Q1 और इस पे चार्ज कितना है Q2 है। हमसे कुछ बोला नहीं है भैया चार्ज वार्ज नहीं अलग करना है, सिर्फ उसने बोला है कि भैया ये सिस्टम पहले एयर में रखा था, अब उठा के हमने लिक्विड में डाल दिया, डिस्टेंस वही, चार्ज वही, बस क्या बदला है, मीडियम। तो हमने अभी फार्मूला देखा था कि जब कोई भी पार्टिकल एयर में होता है तो उसमें जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, तो ये होता है, ठीक है, बढ़िया। और अगर कोई सब्सटेंस किसी मीडियम में रखा हुआ है तो चार्ज कितना लगता है फोर्स इस पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, दोनों का डिवाइड करो जरा, तो हमें मीडियम में निकालना है, तो Fm अपान में F एयर कर दे रहे, चलो F एयर नहीं है यार, F एयर है, ठीक है। तो ये ऊपर लिखेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, पूरे का बट्टा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो मीडियम में फोर्स कितना है मान लेते हैं Fm, एयर में फोर्स कितना दिया हुआ है F। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कट गया, Q1 Q2 बाई से ये कट गया, तो ये बराबर कितना बचा 1/K। तो Fm कितना आ गया F/K और K आपको दे रखा है 5, तो कितना आ गया F/5। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, F/5, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं भाई, यहाँ पे बोला था कि भाई ये सिस्टम एयर में रखा हुआ है r डिस्टेंस पे, तो फोर्स F लग रहा है। अब इसी को मैं किसी ऐसे लिक्विड में डाल देता हूं जिसका परमिटिविटी की या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो कितना है भाई 5 है, तो उसमें फोर्स कितना होगा, तो हमने क्या देखा फोर्स कितना हो जाएगा F/5 आ जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाई टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर possess 60 कूलम एंड 20 कूलम। देखो कह रहा है कि भाई दो स्फीयर हैं, ठीक है ना। फर्स्टली केस फर्स्ट में क्या रखा है, सुनो जरा ध्यान से। केस फर्स्ट क्या कह रहा है कि भाई दो स्फीयर्स हैं, एक पर है 60 कूलम चार्ज प्लस का, ठीक है, और एक पर है -20 कूलम चार्ज। कितना है, -20 कूलम चार्ज है, और ये मान लेते हैं एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस r पे है। तो इनके बीच में लग रहा है टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर possess इतने कूलम ऑफ चार्जेस, दे आर ब्रॉट इन कांटेक्ट एंड देन सेपरेटेड। अब इनको एक बार करा कि कांटेक्ट में लेकर के कितनी डिस्टेंस में मुझे नहीं पता है, ऐसा कुछ नहीं बोला इसने, ये अलग अलग रखे हुए हैं बस। अब कह रहा है कि भैया इनको हम कांटेक्ट में लेकर के आए, क्या किए, इनको कांटेक्ट में लेकर के आए दोनों चार बॉर्डर को, और कांटेक्ट में लाने के बाद फिर हमने इनको सेपरेट कर दिया। इनको हमने क्या किया है, सेपरेट कर दिया है, कितनी दूरी पर, r बराबर 10 सेंटीमीटर दूरी तक सेपरेट किया, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि इसके बीच में लगने वाला फोर्स बताओ क्या होगा, तो यहां पे हमें फोर्स पूछ रहा है। सुनना जरा ध्यान से, ये एकदम आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, सब कुछ सेम है, सेम मटेरियल, सेम रेडियस, सेम चीजें, सारी चीजें, रेडियस भी सेम है,
मटेरियल भी सेम है। अच्छा, आइडेंटिकल देने शब्द का मतलब क्या है? आइडेंटिकल है, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात। तो यहां पे सुनो, ये दो गेंदें हैं, ठीक है ना, कोई दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं या स्फीयर थे, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन ले लो, ऑप्शन मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ऑप्शन लिखो जरा, देखो क्या बनेगा। 36 इंटू 10 की पावर 13, 36 इंटू 10 की पावर 13 न्यूटन। ऑप्शन बी 36 इंटू 10 की पावर 15 न्यूटन। ऑप्शन सी 36 इंटू 10 की पावर 12 न्यूटन। ऑप्शन डी 3.6 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन। ठीक है, तो यहां पे देखो जरा क्या बोल रहा है, ये करके देखते हैं। पहले क्या था, सुनो जरा एक बार क्वेश्चन को समझ लो कि ये दो आइडेंटिकल स्फीयर थे जिनपे एक पे प्लस का 60 कूलम और एक पे -20, ठीक है। अब क्या हुआ कि दोनों को कांटेक्ट में लेकर के, कांटेक्ट में लाने के बाद फिर दोनों को हमने सेपरेट कर दिया। तो कांटेक्ट में जब हमने इनको लाया होगा ना, सुनो जरा ध्यान से, जब हमने इनको कांटेक्ट में लाया होगा तो भाई इन दोनों पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, क्योंकि आइडेंटिकल बॉल हैं। तो एक पे प्लस का 60, एक पे माइनस का 20, मतलब दोनों में एक तरफ हाई चार्ज है, एक तरफ ज्यादा है, एक तरफ कम है। तो ज्यादा वाले से कम की तरफ चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। तो भाई यहां पर जो टोटल चार्ज है, तो दोनों आइडेंटिकल बॉल होने का फायदा ये है कि जो टोटल चार्ज है ना यहां पर Q टोटल मान लेते हैं Q है, तो दोनों पे चार्ज कितना आ जाएगा, Q/2 डिवाइड हो जाएगा दोनों पे। ये ध्यान रखना। आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि भाई मान लो टोटल 10 कूलम था तो 5 इस पे गया, 5 इस पे गया। आइडेंटिकल शब्दावली का मतलब समझ के रखना। तो भाई टोटल Q टोटल पहले निकाल लो, टोटल चार्ज कितना है, इस पे 60 है, इस पे -20 है, तो टोटल चार्ज है 40 कूलम। तो यहां से आपको मिल गया Q1 बराबर 20 कूलम और Q2 बराबर भी मिल गया 20 कूलम। तो अब निकाल रहा है डिस्टेंस कितना, r दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 10 की पावर -1 मीटर, ठीक है भाई। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पावर ऑलरेडी 1 है तो 1 और -2 मिलकर के -1। अब फोर्स निकालना है तो फोर्स तो आ ही गया यार, लिखो फार्मूला 9/10⁹ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा r स्क्वायर, r कितना है 10 की पावर -2, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 इंटू में चलो कर देते हैं, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 10 की पावर -2। तो ये भी ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 9 और इंटू में 4, नीचे नहीं दिख रहा होगा शायद, तो मैं साइड में लिखता हूं, देखो। तो ये 9 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, ये पावर -2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 + 2 11 और +2, तो इतना आ रहा है। क्या ये कहीं ऑप्शन में है, तो कहीं ऑप्शन में नहीं है यार। अच्छा है तो 36 इंटू 10 की पावर 13 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़े से पीवाईक्यूज देखते हैं तो समझ में आएगी बातें कुछ और, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, ठीक है। सोल्यूशन देखो, आप लोग इसको पॉज करेंगे, लिखेंगे, अपने आप से करने की कोशिश करेंगे। अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन एक्ट बिटवीन 2 चार्जेस इन वैक्यूम। कह रहा है कि भाई दो चार्जेस हैं वो वैक्यूम में रखे। सुनो जरा, वैक्यूम मतलब हवा या निर्वात में, Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, दो आवेश, वो कुछ r दूरी पर होंगे। तो एयर में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 4 न्यूटन का। अब कह रहा है अगर इनके बीच का जो स्पेस है उनको कंप्लीटली फिल कर दिया गया है किसी ग्लास के थ्रू, ठीक है ना, कोई इनके बीच में ग्लास व्लास रख दिया है, तो कह रहा है कि भैया ग्लास रख देने पर फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। अगर ग्लास का जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो कितना है, ये एप्सिलॉन r का मतलब आपको ये k दे रखा है, ठीक है। तो दिमाग ही नहीं लगाना है यार, एयर के बीच में जो फोर्स होता है वो कितना होता है, ये हमेशा याद रखो, F एयर अपॉन में F मीडियम जो हमेशा होगा। इसको देखो जरा, मैं एक बार रिलेशन बना के ही दे देता हूं आपको। F एयर अपॉन में F मीडियम अगर आपको निकालना है, एयर के लिए कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसके लिए होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, या इसे एप्सिलॉन जो है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट r भी कह देते हैं, एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन r कह देते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी आपको दे रखा है, यहाँ पे k मान लो अभी के लिए,
और ये Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, के ऊपर चला जाएगा। तो हमेशा याद रख लो जो के की वैल्यू आ रही है, जो के की वैल्यू है वो किसके बराबर है, एफ एयर डिवाइडेड बाई एफ मीडियम। ये हमेशा याद रखना जो ये वैल्यू होती है, यानी कि अगर आपको कभी भी के का वैल्यू दे रखा है, मीडियम में पूछ रहा है, तो देख लो भाई मीडियम में फोर्स कितना हो जाएगा, ग्लास में निकालना है तो क्या आएगा, एफ एयर डिवाइडेड बाई के। एयर में फोर्स कितना है, 4 न्यूटन। कितना फोर्स है, 4 न्यूटन। के कितना दिया हुआ है, 8। तो ये तो सीधा सीधा आ जाएगा यार 0.5 न्यूटन। कितना आएगा, 0.5 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, अगला क्वेश्चन कह रहा है, लिख नहीं रहा, टाइम बहुत लगता है ना। देखो साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। क्या कर रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हेन दे आर। देखो कह रहा है कि भाई एक यहां पर प्रोटॉन है, ठीक है ना, और यहां पर इलेक्ट्रॉन है। यार देखो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में बहुत ज्यादा होता है, तो प्रोटॉन तो मूव करेगा नहीं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इसकी तरफ मूव कर रहा होगा, ठीक है ना। तो जब इसकी तरफ मूव करेगा तो इस पे ये फोर्स लगेगा, और ये दोनों एक दूसरे से कितने पर हैं, 1.6 एंगस्ट्रॉन पे बैठे। तो कह रहा है कि भैया इनके बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स जैसे जैसे ये दूरी कम होती जाएगी, इनके बीच में क्या होगा, फोर्स बढ़ता जाएगा, और फोर्स बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ क्या होगा, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन का मास ही है, फोर्स भी लग रहा है, तो फोर्स है, मास है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो आपसे पूछ रहा भैया एक्सेलरेशन बताओ कितना आएगा, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन निकालना है, कितना आ सकता है, 10 की पावर 23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन बी क्या दे रहा है, 10 की पावर 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन सी 10 की पावर 25 और ऑप्शन डी दे रखा है 10 की पावर 24 दे रखा है। और यहाँ पे मास वास आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है। तो निकाल लो भाई, इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है हमें, किसके लिए निकालना है, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हमें पता है, हम लोग न्यूटन बाबा का नियम से जानते हैं क्या, कि भैया जो फोर्स होता है, फोर्स इक्वल टू होता है ma। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन m, ठीक है। तो फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स लगेगा हमें पता है 9 × 10 की घात 9 × Q1। इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज, उतना ही चार्ज होता है प्रोटॉन पे, ठीक है ना। तो Q1 × Q2 बटे में r स्क्वायर, r कितना है, तो 1.6 × 10 की पावर -10 इसका होल स्क्वायर, और डिवाइडेड में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली आप मान लो 9 × 10 की पावर -31। तो 9 से 9 कट जाएगा, ये बचा 10 की पावर 9। देखो E की वैल्यू 1.6 × 10 की पावर -19, 1.6 × 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाई यहाँ पे है 10 की पावर -31 इंटू ये 1.6 × 1.6 × 10 की पावर -20। स्क्वायर करेंगे ना इसका, तो देखो इससे ये कट निपट गया भाई, खत्म हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये -31 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो -31 + 9 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 40 इंटू 19 और ये 19, ये तो 38 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ी हो गई है क्या, MA कहाँ पे गड़बड़ी हो गई, अच्छा हाँ ये -20 भी है ना, तो ये भी ऊपर जाएगा तो ये 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये भी तो ऊपर जाएगा 31 और ये 9 40 और ये 20 60 और ये 19 हो जाएगा 38। तो 10 की पावर 60 से 38 जाएगा, तो 10 की पावर कितना बचेगा, 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर क्या जाएगा, 10 की पावर 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको लास्ट लाइन है यार, देख लेना अपना, ठीक है। चलो मैं इधर देख लेना, ठीक है, इधर देख लो क्या होगा। देखो यहाँ पे 10 की पावर -31 है, यहाँ पे 10 की पावर 9 है, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 40 हो गया इंटू में ये माइनस ऊपर जाएगा 10 की पावर 20, ये -19 क्या हो जाएगा 10 की पावर -38, तो 10 की पावर 60 इंटू में 10 की पावर -38 कितना आ जाएगा 10 की पावर 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो।
ये मान लेते हैं हमारे पास एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना, और इनके तीनों के वर्टिसेस पे हमने क्यू चार्ज रख दिया है। कितना चार्ज रखा हुआ है? क्यू। इनकी साइड है एल, ठीक है, और इनके इसके सेंटर पर हमने कोई कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि भैया ये बताओ जो कैपिटल क्यू चार्ज है उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, ठीक है ना, एट क्यू चार्ज। तो चलो ऑप्शन देते हैं आप लोगों को। ऑप्शन ए, अपने पास जो कांस्टेंट के होगा के, ठीक है ना, Q इंटू कैपिटल Q, 3 चार्ज है तो इसको हम यहां पर 3 लिख दे रहे हैं, 3 टाइम, और L है तो अपने का होगा L स्क्वायर। ऑप्शन बी 3K Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई, ये अपने पास हो जाएगा L/2 ओके, L स्क्वायर बाय 4 L/2, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आ जाएगा L/2 यानी 3 दूनी 6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, 6K L स्क्वायर ऑप्शन सी, √3√2K Q डिवाइडेड बाई Q डिवाइडेड बाई L स्क्वायर ऑप्शन डी। चलो 0 मान लेते हैं, ठीक है। निकालना है, निकाल के चलो देखते हैं। आप लोग पॉज करो, ठीक है, और करो फटाफट 1 2 3। उम्मीद करते हैं आपने किया होगा, तो फटाफट ऑप्शन को टिक मारेंगे और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो तीनों सेम चार्जेस अपने को दिख रहे हैं क्या? यहाँ पे एक भी चार्जेस रिपेल क्या दिख रहा है? ये भी कैसा है? प्लस है। ये भी कैसा दिख रहा है? प्लस है। ये भी कैसा दिख रहा है? प्लस दिख रहा है। ये भी प्लस दिख रहा है। तो देखो इस पे जो सारे चार्जेस लगेंगे उनको देखो जरा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट चार्ज है भाई, इसकी वजह से कुछ ये चार्ज इधर लगेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इसको हमने चार्ज Q1 मान लिया है, तो ये फोर्स कितना लग रहा है? F1 इस डायरेक्शन में। इसकी वजह से कुछ फोर्स ये लगेगा, ये भी तो इसको रिपेल करेगा यानी इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। इधर फोर्स मान लिया F2, और ये भी तो इसको कुछ रिपेल करेगा यानी इस डायरेक्शन में लगेगा F3। तो देखो इस पॉइंट पर 3 फोर्स लग रहे हैं। एक इधर की तरफ लग रहा है F1, इधर की तरफ लग रहा है F2, और इधर की तरफ लग रहा है F3। और इन सारे के बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री। कितना है? 120 डिग्री होगा, क्योंकि तभी 360 पूरा आएगा, फोर्स डिस्टेंस बराबर है। तो देखो जरा ध्यान से सुनो, मैं बताऊं आपको, खुद देखो। अगर ये इसके सेंटर पे है, मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली दूरी सेम होगी, चार्ज सेम है, दूरी सेम है, तो इसका मतलब इनका जो फोर्स लगेगा, तीनों फोर्सों का जो मैग्नीट्यूड है वो भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। और कितना होगा मान लेते हैं? F होगा। मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन की नहीं। तो देखो ये दो फोर्स, एक F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, तो ये F1 और F2 का रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा, F डैश कितना होगा? निकालो जरा। तो F डैश क्या हो जाएगा? अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120। यही तो होता है, दो वेक्टर का सम क्या होता है? अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। याद करो आप लोग 11वीं की बातें। अगर ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, एंगल थीटा, तो इनका जो रिजल्टेंट R होगा उसका फार्मूला ये होता है, ठीक है, बढ़िया, कोई बात नहीं। तो F डैश क्या आ जाएगा यहां पर? देखो F1 कितना है? F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F1 F2 क्या है? दोनों बराबर है, तो 2F स्क्वायर cos 120 क्या होता है? -1/2। तो 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा? देखो जरा, 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, तो कितना बचेगा? अंडर रूट F स्क्वायर, यानी F डैश की वैल्यू कितनी आ गई? F। अब आप देखो ये दोनों फोर्स कट गए, देखो जरा ध्यान से। जो F2 और F1 का रिजल्टेंट था वो ऊपर लग रहा है F डैश, ऊपर क्या लग रहा है? F डैश। किसके बराबर है? F के। नीचे भी कितना लग रहा है? F। यार देखो दो फोर्सेस क्या इक्वल एंड अपोजिट है, दोनों फोर्स कैसे हैं? इक्वल है और अपोजिट है, इसलिए नेट फोर्स क्या आ जाएगा? समझ गए बात को? दोनों फोर्सेस क्या थे? एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट थे, तो नेट फोर्स क्या मिलेगा अपने को? 0 मिलेगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलो फटाफट एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। अच्छा इसको रफ कर देते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे अपन, ठीक है। चलो देखते हैं, एक दो क्वेश्चन छोटा सा और देखते हैं, फिर अपन लोग खत्म करते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा भाई, ये दो चार्जेस हैं,
ठीक है ना। इस पे चार्ज पे है Q1 और इसका चार्ज है Q2, इनके बीच की डिस्टेंस है R। डिस्टेंस कितनी है? R। तो जब बीच की डिस्टेंस R थी तो इन पे मान लेते हैं फोर्स लग रहा है 16 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। कितना फोर्स लग रहा है? 16 न्यूटन का। अब हमसे कह रहा है कि ये दोनों चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस को अब आप क्या करो, एक चार्ज यहीं पर है, एक चार्ज को ले जाओ दूर। कितनी दूरी कर दो? 2r डिस्टेंस कर दो, ठीक है। और ये तो डिस्टेंस 2r कर दिया हमने, और चार्ज वही रखते हैं, चार्ज को कोई चेंज नहीं करते हैं, चार्ज में कोई चेंजेस नहीं लाते। तो कह रहा कि अब इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स F डैश होगा वो कितना होगा? ऑप्शन लो जरा। ऑप्शन ए है, ठीक है ना, 64 न्यूटन, ऑप्शन बी 4 न्यूटन, ऑप्शन सी, ठीक है, 8 न्यूटन, ऑप्शन डी 1/4। ठीक है, चलो करो फटाफट, क्वेश्चन को समझ लो भाई। दो चार्जेस थे, आर डिस्टेंस इनके बीच में थी और फोर्स लगा था 16 न्यूटन का। यहाँ पे दो चार्जेस हैं, वही दोनों चार्जेस हैं, इनको थोड़ा सा हमने क्या किया, इनके डिस्टेंस को हमने 2r कर दिया। तो अब इनमें लगने वाला नया फोर्स कितना होगा, जो आपको न्यू फोर्स फाइंड आउट करना है। तो आप लोग इसको फटाफट सॉल्व करेंगे। 1 2 3, कौन सा ऑप्शन आया? फटाफट टिक मारो, चीटिंग नहीं करना है, ठीक है। चलो देखो सॉल्यूशन देखो। तो भाई जब ये चार्जेस यहाँ पे r डिस्टेंस पे तो फोर्स कितना लग रहा है? F, ठीक है। कितना लगेगा? कांस्टेंट K Q1 डिवाइडेड बाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और जब ये हमने डिस्टेंस पे बढ़ा दिया तो फोर्स कितना लग रहा है? अच्छा, ये कितने के बराबर है? तो ये 16 न्यूटन के किसके इक्वल है? 16 न्यूटन के इक्वल। अब हमने क्या किया, डिस्टेंस को हमने 2r कर दिया। डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, तो ये 2r का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? कांस्टेंट K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर। अब आप देखो ये वाली वैल्यू आपको पता है, ये वाली पूरी वैल्यू कितनी थी? देखो K Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? F/4। F कितना था? 16/4, यानी न्यू फोर्स कितना आ जाएगा? 4 न्यूटन। नया फोर्स कितना आएगा अपने पास? 4 न्यूटन का आएगा। अच्छा, यही क्वेश्चन हमें काम करते हैं, थोड़ा सा काम ये करते हैं कि हमने कहा सेम क्वेश्चन है, अभी यहां पे थे तो 16 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, ठीक है ना। इसको फटाफट पास करके नोट डाउन करो। चलो, तो हमने क्या कहा कि भाई यही सेम चीज है। अब यहां पर हमने क्या किया है ना, डिस्टेंस तो हमने 2r की ही है, साथ ही साथ में हमने क्या किया है, इन फोर्सेस को भी हाफ कर दिया, इन चार्जेस को भी हमने क्या कर दिया। चलो हम एक काम करते हैं, इस बार थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं, यहाँ पे सेम चीजें हैं, यहाँ पे ये दोनों चार्ज, इनके बीच की दूरी को हमने हाफ कर दिया है, ठीक है। और इनके चार्जेस को हमने बढ़ा दिया, यहाँ पर भी 2q1 कर दिया, एक चार्ज को हमने डबल कर दिया। चलो अब हमें पूछ रहा है कि यहाँ पे बताओ फोर्स कितना लगेगा। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करो, फटाक से नोट डाउन जो है और सॉल्व करके बताओ क्या होगा। 1 मिनट का टाइम लो, सॉल्व तुरंत करो, 10 से 15 सेकंड में सॉल्व करो, ठीक है। 1 2 3, चलो देखो क्या होगा, देखते हैं। निकालना है हमें, निकालो फिर फोर्स। तो फोर्स भैया यहां पर कितना लग रहा है फोर्स? देखो यहां पे फोर्स लग रहा है 1/4। अच्छा, सीधा कांस्टेंट K लिखो ना, इसकी जरूरत हमें थोड़ी पड़ेगी। क्या है? Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है ना। और ये किसके बराबर है? तो ये बराबर है 16 न्यूटन के। यहां पे देखो कांस्टेंट K, Q1 की जगह क्या आ जाएगा? अब चार्ज कितना हो गया? 2q1 इंटू Q2 और ये r/2 का स्क्वायर। तो नया फोर्स जो होगा F डैश, वो क्या हो जाएगा? देखो 2 को बाहर करो, ये क्या मिलेगा? K Q1 Q2 r²/4। अब ये 4 ऊपर आ जाएगा तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो F डैश इक्वल टू 8 इंटू में K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। तो F डैश क्या हो जाएगा? 8 इंटू में 16, और 8 का 16 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आंसर आएगा अपना उतना न्यूटन हो जाएगा, ठीक है ना। चलो हम ही कर दे रहे, ठीक है ना। 128 न्यूटन कितना फोर्स लगेगा? अच्छा, जाते जाते आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सेम काम है, यही खेल है, ठीक है ना। बस शर्तें हमने इस बार क्या किया कि इनके बीच की दूरी
जो इनके बीच की डिस्टेंस थी, ठीक है ना। चार्ज यहां पर हमने इसको कर दिया है मान लो 2q1, इसको हमने कर दिया है 3q1 और इनके बीच की डिस्टेंस हमने कर दी है 3r। अब आपसे पूछ रहा है f डैश बताओ कितना होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आज की क्लास आपको कैसी लगी है आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, कमेंट करके कि आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, क्लास आपको पसंद आई है, तो जरूर एक बार कमेंट करके बताएं, ठीक है। और हाँ, अगेन मैं आप लोगों को फिर से बोलूंगा, जैसे यहाँ पे मान लो मैं क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर आपको वो क्वेश्चन जैसे नहीं अच्छा नोट डाउन कर पा रहे, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक बार के लिए क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम में चैनल ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर आउट कर सकते हैं, भाई क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, हम लोग उसके साथ आपका डील कर लेंगे। मैं आपको बता दूंगा भाई, अगर क्वेश्चन आपको हिंदी में चाहिए हिंदी में मिल जाएंगे, परेशान नहीं होना भाई। हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये मैं मान के चलता हूँ। फिजिक्स की कोई लैंग्वेज नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत हो आप लोग। हिंदी इंग्लिश की कोई लैंग्वेज नहीं है भाई, जिसमें आपको समझ में आ जाए। अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा, मैं मैक्सिमम चीजें भले ही मैं लिखी इंग्लिश में रहूं, बट मैक्सिमम चीजें मैं बोलता हिंदी में। तो मुझे ही लगता है ना, ऐसा पर्सनली फील होता है कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपको हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आप चैनल को ज्वाइन करेंगे, वहां पे आपको सारी चीजें आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जो भी आपको चाहिए। चैनल को ज्वाइन करना है, उसमें मैसेज भी करना है, डालना है मैसेज, भाई ऐसी ऐसी बात है, मुझे इसके क्वेश्चन चाहिए या किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए, तो वो सारी बातें आपको मिल जाएंगी। तो एक लाइन के साथ हम लोग अपनी चर्चा की शुरुआत को, अपनी चर्चा को खत्म करेंगे, ठीक है ना। अर्थ क्या है, ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। हसीन मतलब खूबसूरत। ये जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। ये जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। अभी रात है तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर भरोसा रखो और खुद पर एतबार करो। रब पर भरोसा रखो और खुद पर एतबार करो, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।